बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं सवालों के जवाबों का सिलसिला। इस वीडियो में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको सारी वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का जो बटन है उसका कान मरोड़ दीजिएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, किलर किप का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर CSE के अलावा यूनी स्कॉलरशिप में के लिए अप्लाई करें तो क्या वो स्कॉलरशिप मिलने पे स्टाइपेंड देते हैं साथ या नहीं, और उसके लिए HS के रिक्वायर्ड होता है, और क्या चाइना से BS इंजीनियरिंग की डिग्री करना वर्ती है या नहीं। भाई अगर तो आप CSE के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए आप अलग अप्लाई करते हैं या उसी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है तो स्टाइपेंड मिलेगा। ये डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो कहती हैं हम आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आपकी ट्यूशन सब कुछ वो जो फ्री है, लेकिन स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। वो स्कॉलरशिप पे मेंशन होता है, जिस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं उस पर मेंशन होता है कि इसके साथ स्टाइपेंड होगा या नहीं होगा। ठीक हो गया। मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है 1500 RMB मास्टर के लिए और 2000 RMB PhD वालों के लिए। तो उसमें ये 2000 RMB ये स्टाइपेंड बता रहा हूँ, उसमें स्टाइपेंड ये होता है, बाकी सब चीज़ें फ्री होती हैं, डॉर्मिट्री सब कुछ, तो वो डिपेंड करता है। और उसके बाद स्टाइपेंड तो हो गया कि क्या HS के रिक्वायर्ड डिपेंड करता है कि आपका मेजर चाइनीज़ में है या इंग्लिश में है। कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं उनको अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वो अगर ऑफ़र करती हैं, अगर आपका मेजर चाइनीज़ में है तो वो कहती हैं कि आपको हम वहाँ पे HS के आप 4 हमें देंगे, 1 साल वहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे, ख़र्चा सारा हम बर्दाश्त करेंगे, आपने पढ़ना होगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो कहती हैं अगर आपका मेजर चाइनीज़ में है, पहला साल आप चाइनीज़ में वहाँ आपके HS के 4 हमें या HS के जो भी हो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करेंगे, वो आप अपने खर्चे पर पूरे करेंगे। जैसे ही आप मेजर में आएंगे अपने, उस वक्त आपकी स्टाइपेंड शुरू होगा, जब मेजर में आप बैठेंगे। मैं अभी आपको बता दूँ ये DUT दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें दोस्तों को मिली है कुछ लड़कों को कि आपको हम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनका मेजर इंग्लिश चाइनीज़ में था, तो उन्होंने कहा 1 साल की वो जो चाइनीज़ है उसमें डॉर्मिट्री और उसमें जो चाइनीज़ की लैंग्वेज की फ़ीस है 16,000 RMB आई थी, कितनी थी, वो आपको खुद पे करना होगी 1 साल के लिए। डॉर्मिट्री की फ़ी भी खुद पे करना होगी, बाकी खाना पीना तो वो है ही अपना। इसके बाद 1 साल के बाद जब आप मेजर में आएंगे तब आपको जो है आपकी स्टाइपेंड आपका मिलना शुरू होगा और आपको फ़ी वगैरह भी आपकी कुछ नहीं होगा, डॉर्मिट्री भी फ्री होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अगर आपका मेजर चाइनीज़ में है तो इंग्लिश में है फिर तो कोई मसला नहीं है। क्या चाइना से BS इंजीनियरिंग की डिग्री करना वर्ती है? बिल्कुल वर्ती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको मैं पहले बता दूं, अगर आप चाइना में बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो HS के, अगर आपका मेजर इंग्लिश में चाइनीज़ में है तो HSK का होना लाजमी है। बगैर HSK के आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपका मेजर चाइनीज़ में है 99.99% या 99.99% जो है यूनिवर्सिटीज़ ऐसी, सारी यूनिवर्सिटीज़ जिनमें बैचलर की जो है क्या नाम है, बैचलर जो है चाइनीज़ मेजर में पढ़ाई जाती है, इंग्लिश में नहीं कराई जाती। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके हो गया जी। इसके बाद है जी खालिदा इक़्तिदार का क्वेश्चन था। हाँ यही समझे। मैंने 2012 में चाइना से MBBS किया था, तब के रिकमेंडेशन लेटर पड़े हैं मेरे पास, क्या अब मैं यूज़ कर सकती हूँ? क्या मुझे चाइनीज़ बैचलर की डिग्री और डिप्लोमा भी HEC से या HEC या मोफा लिखना था शायद से अटेस्ट करवाना होंगे? रिकमेंडेशन लेटर आप नए बनवाएं, वहीं से बनवाएं जहाँ से आपने MBBS किया था, ठीक है, क्योंकि वही आपको प्रोफेसर बना के देंगे। वहाँ से आप बनवाएं रिकमेंडेशन लेटर, वही यूज़ करें, लेटेस्ट आप बनवा लें, या उस वक्त होंगे चल जाएंगे। लेकिन ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कुछ यूनिवर्सिटी कहती हैं कि हमें जो है लेटेस्ट जो डेट बताते हैं कि इस डेट से पहले आपके रिकमेंडेशन लेटर बने हुए ना हुए, हमें दोबारा चाहिए, तो वो आपको दोबारा बनवाने होंगे। बाकी जहाँ तक मैंने सुना है, अगर आपने चाइना से डिग्री की है और आप चाइना अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किसी भी इदारे से वेरीफाई कराना ज़रूरी नहीं है, HEC से भी ज़रूरी नहीं है, किसी से भी ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गया जी। अगर आप चाइना से करके चाइना में जा रहे हैं, इसमें कितने अब दोस्त हैं, 2-3 थे जिन्होंने ऐसे ही कहा था कि हमारे साथ ऐसा ही सीन हुआ है, हमने किसी जगह से भी वेरीफाई नहीं करवाई थी। ठीक हो गया जी। मोफा से मुझे इसका थोड़ा बहुत है उसमें डाउट कि मोफा से वेरीफाई करवाने हैं या नहीं करवाने। बाकी HEC से कोई वेरिफिकेशन नहीं है, साफ जाहिर है। अगर HEC से नहीं है तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी नहीं कराने होंगे, तो इसका मैं पूछ के बताऊँगा मोफा का। बाकी HEC से रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक हो गया जी। न्यू बनवा लें तो बेहतर होगा। ठीक है। अदील खान का क्वेश्चन था कि प्यारे भाई क्या CSE के लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है? और दूसरी बात ये
भाई मैंने नेक्स्ट ईयर पीएचडी के लिए जाना है, तो मुझे बताएं अभी से किन किन चीज़ों पर फोकस करूं, मुझे क्या चीज़ें अब तैयार करना चाहिए। भाई इग्नोर ना कीजिए काइंडली इस सवाल को। ये लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती सीएससी के लिए, बिल्कुल भी नहीं होती बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत स्टेटमेंट। तो ये यूसी स्कॉलरशिप किसी के लिए होती है, बाकी और सेल्फ और पार्शियल स्कॉलरशिप वालों के लिए होती है। बाकी फोकस मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी, जो डिग्रीज़ हैं, रिकमेंडेशन लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बनवा लें, पासपोर्ट और वो सारी चीज़ें मैंने बता दी थी एक वीडियो में। वो आप नया हमारा सेशन देखें वीडियो जो हैं, वहाँ पे हमने सारा तरीकाकार बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। 3 पार्ट आ चुके हैं, चौथा इंशाल्लाह कल तक आ जाएगा। ठीक हो गया, तो वो देख लीजिएगा, उसमें सारी कुछ सब चीज़ें क्लियर हैं, कोई मसला भी नहीं है उसमें। भाई सीएससी के लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है नहीं है, दिल खान का क्वेश्चन था दोबारा। ठीक हो गया। जिशान अली ब्रो, व्हाट्स योर टेक ऑन स्टैंपिंग रिकमेंडेशन लेटर्स, इज स्टैम्प नेसेसरी और साइन विल डू जस्ट फाइन। उन्होंने कोई सच कोई शर्त मेंशन नहीं की कि स्टैंप लगी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि आपके पास एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के रिकमेंडेशन लेटर हूँ और उस पर साइन हुए हों, लेकिन बेहतर यही है कि आपकी जो है स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए। स्टैंप हो तो बेहतर है। वैसे भी हम इंशाल्लाह जो डॉक्यूमेंटेशन का सिलसिला है उसमें जब रिकमेंडेशन लेटर की बारी आएगी उसमें हम आपको बता भी देंगे कि क्या स्टैंप अगर हो तो कैसे हो, साइन तो जैसे होते हैं तो स्टैंप का भी हम आपको बता देंगे। तो स्टैंप हो तो बेहतर है, मैं यही मशवरा आपको दूंगा। ठीक हो गया। ब्रदर आसिफ नवाज का क्वेश्चन था, ब्रदर प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन, इज़ ऑल द प्रीवियस डॉक्यूमेंट सच एज रिकमेंडेशन लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, नोटरी ट्रांसक्रिप्ट प्लस डिग्री करेक्टर सर्टिफिकेट एंड वी शुड बी रिन्यूड और प्रीवियस वन इज़ इनफ। डिग्री नोटरी जो होती है डिग्री और उनकी कोई उनमें कोई उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आप लास्ट टाइम वाली नोटरी जो है वो नहीं करवा सकते, लेकिन कितने एक डॉक्यूमेंट्स नोटरी करवाने होते हैं, आप दोबारा करवा दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी दोबारा बनवाइए, रिकमेंडेशन लेटर भी दोबारा बनवाइए, नोटरी भी दोबारा। अगर मैं होता तो मैं तो भाई यही करता। अब ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, कोई इससे इख्तलाफ भी कर सकता है। ये ना हो कोई दूसरा बंदा उठ के जो खड़ा हो जाए, नहीं मैंने ऐसे नहीं किया था, ये ऐसे ही छोड़ रहा है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो अगर कह रहा है मे भी वो ठीक कह रहा हो, ठीक हो, जो भी आपको बताएगा सीनियर जो भी होगा, मैं आपको अपना मशवरा दे रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब चैनल हमारा है, तो इसलिए हम अपना ही मशवरा देंगे, ना कि दूसरों का। हाँ, ये अलग चीज़ है जो हम जिन दोस्तों ने हमें बताया था उनका जो मशवरा होगा वो भी हम आपको देंगे, क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं, उनकी वजह से हम आपको बता रहे हैं, इस वजह से उनका जो मशवरा होगा वो भी आपको बताया जाएगा। अगर किसी और भाई का मशवरा हमें अच्छा लगा जो कमेंट्स वगैरह में बताते हैं तो हम उनका भी बता देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये हम अपना बता रहे हैं। जो आपको पता नहीं, आपको अगर ये नहीं मैं आपकी बात कर रहा हूँ, दूसरे लड़कों दोस्तों की बात कर रहा हूँ जितने भी है, क्योंकि उनके सीनियर होते हैं वो उनको अपनी तरफ से गाइड करते हैं। अगर वो आपको किसी और तरीके से बता रहे हैं हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये ब्रदर प्लीज़ आंसर, अच्छा ये हो गया, ये आप नए बनवा लें तो बेहतर होगा। रिकमेंडेशन लेटर ये सारी चीज़ें आप नहीं बनवा लें, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। रिजवान अली भाई, सीएससी स्कॉलरशिप बेल्ट एंड रोड एंड सिल्क रोड में डिफरेंस क्या है, प्लीज़ गाइड। कोई डिफरेंस नहीं है इनका। स्टाइपेंड, रिकमेंडेशन कह रहा हूँ, अकोमोडेशन, सारी चीज़ें जो हैं सब कुछ सीएससी के बराबर होता है। सिल्क रोड सिर्फ इन्होंने क्या किया है जी, कंट्रीज़ जो हैं सिल्क रोड वन बेल्ट में कंट्रीज़ हैं उन्होंने मुख्तस की हैं, कोई 25 एक के करीब, आई थिंक इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, कि करीब कंट्रीज़ हैं जो इन सिल्क रोड में आती हैं। तो उनका अलग से कोटा होता है। एक यूनिवर्सिटी में मान लो कि सीएससी की 30 सीटें हैं, सिल्क रोड की 15-20 होंगी, वन बेल्ट की अगर उसमें है तो उसके भी 10-15 होंगे। मतलब कि उन्होंने इस तरह बनाए हुए हैं, कैटेगरीज बनाई हुई, बाकी इसमें फ़र्क कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया जी, तो कोई मसला नहीं है। मिस्टर करोड़ एक कमेंट में उन्होंने रिप्लाई किया हुआ था, किसी से पूछ रहे थे, वो जो भाई पूछ रहे थे उन्होंने बताया था कि HSK लाजमी नहीं है, लाजमी है, बगैर HSK के एडमिशन नहीं हो सकता। उसमें उन्होंने कहा, पूछा हुआ था कि मेरा मेजर इंग्लिश में है तो क्या मुझे HSK की ज़रूरत होगी। तो इसको मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा, अगर आपने ऑलरेडी इंग्लिश में पढ़े हुए हैं सब्जेक्ट, तो आप फर्दर अप्लाई करना चाह रहे हैं, बैचलर की बात कर रहा हूं मैं, ये बैचलर के आई थिंक, तो आपको
आपका जो मेजर जिसमें अप्लाई करने जा रहे हैं अगर वो इंग्लिश में है तब आपको HSK की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने जो इंटरमीडिएट की है, मतलब कि जो मेरी प्रीवियस डिग्री है वो मेरी इंग्लिश में है, तो लाजमी है कि मेरी अगली जो डिग्री होगी वो भी इंग्लिश में होगी, ऐसा नहीं है। आपने आपका जो मेजर है उसमें आपने देखना है कि जिस मेजर में आप अप्लाई करने जा रहे हैं आया कि वो भी इंग्लिश में है या नहीं है। तो अगर तो वो इंग्लिश में होगा तो फिर तो HSK की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं होगा फिर HSK की ज़रूरत होगी। आपकी प्रीवियस डिग्री मैटर नहीं करती कि आपकी इंग्लिश में है, हाँ इंग्लिश में है, ये मैटर करती है कि अगर आपकी इंग्लिश में है और अगर आपका मेजर नेक्स्ट चाइनीज़ में है तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके वो पास होगा और आप इंग्लिश कोर्स में अप्लाई कर सकेंगे इंग्लिश मेजर में। और उसके अगर इंग्लिश में है प्रीवियस डिग्री और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा अगला मेजर भी इंग्लिश में ही होगा, ऐसा नहीं है। आपको चेक करना होगा जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो इंग्लिश में है उस यूनिवर्सिटी में या नहीं है। ठीक हो गया। समीउल हक का क्वेश्चन था, सलाम ब्रो, हम एक यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल कर सकते हैं? ये नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो आ रही है कि प्रोफेसर कैसे फाइंड करने हैं उसमें मैं बता दूंगा कि कितने प्रोफेसर को आप मेल सेंड कर सकते हैं। आप मैक्सिमम प्रोफेसर को मेल सेंड कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीकाकार है। ठीक है, और उसके कितने को करनी है कितने को नहीं करनी वो अगली वीडियो जो हम आप बताएँगे उनमें उसमें सब कुछ कवर करेंगे। ये नहीं कि मैंने मैक्सिमम को कह दिया है और आप लगे रहें, तो उसका एक तरीकाकार है, उसी को आपने फॉलो करना होगा। वो नेक्स्ट वीडियो जो इंशाल्लाह आएगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद अगरीज़ खान को क्वेश्चन था कि आई हैव सम क्वेश्चन प्लीज़ रिस्पॉन्स। जेरी ऑफिस और एम्बेसी में क्या फ़र्क है? क्या वीज़ा जेरी ऑफिस इशू करता है या एम्बेसी? जेरी ऑफिस चाइनीज़ के अंडर होता है या पाकिस्तान के अंडर? चाइनीज़ एम्बेसी जाना पड़ेगा या जेरी ऑफिस? इतने सारे क्वेश्चन एक ही कमेंट में। प्लीज़ एक्सप्लेन इन पार्ट 24 इन डिटेल, क्योंकि मैंने NOC बनवा रहा हूँ, लेकिन लिखूँ कि एम्बेसी फॉर वीज़ा लाइक फॉर्मेट दिस इज़, मतलब कि दिस इज़ सर्टिफाइड दैट वी हैव नो ऑब्जेक्शन इफ़ एम्बेसी ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इशू वीज़ा टू, और दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट वी हैव टू ऑब्जेक्शन इफ़ जेरी ऑफिस ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इशू वीज़ा टू। मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जेरी ऑफिस और एम्बेसी में क्या फ़र्क है? क्या एम्बेसी में जो होते हैं वो, जेरी ऑफिस में जो लोग होते हैं वो चाइनीज़ के होते हैं, चाइनीज़ के अंडर होती है, या फिर जो है या पाकिस्तानियों के अंडर होती है, या फिर जो है क्या हमें एम्बेसी जाना पड़ेगा या जेरी ऑफिस? जेरी ऑफिस जो होता है वो वीज़ा जहाँ पे आप लगवाते हैं वो ऑफिस होता है। ठीक है, तो ये तो एम्बेसी, अच्छा ये दोबारा मुझे पढ़ लूँ, तो क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं। जेरी ऑफिस जो है वो एक थर्ड पार्टी है, मतलब कि वो स्टूडेंट्स को जो है वो डॉक्यूमेंटेशन या उनका जो जितना भी प्रोसेस होता है वो एप्लीकेशन उनकी ऐसे करें, ऐसे समझिए एप्लीकेशन वो करते हैं, सबमिट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट होती है स्टूडेंट्स की जेरी ऑफिस में। और जेरी ऑफिस वाले, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक दिन में जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं इकट्ठे होते हैं जेरी ऑफिस में, जितने स्टूडेंट्स मतलब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पे, वो जेरी ऑफिस वाले इकट्ठे कर लेते हैं। और शाम को जेरी ऑफिस में और एम्बेसी में से थोड़ा सा डिस्टेंस है उसमें, वो शाम को जेरी ऑफिस वाले क्या करते हैं, वही डॉक्यूमेंट सारे एम्बेसी लेके जाते हैं। एम्बेसी वाले फिर क्या करते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा वो छांटी करते हैं, थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, थोड़े बहुत, ठीक है, जो देखने होते हैं, और उसके बाद वेरीफाई करते हैं JW102 20 जो भी आता है, तो 201 और 202, तो उसके बाद वो वीज़ा लगा के देते हैं। ठीक है, जेरी, ये एम्बेसी का ये काम होता है। एप्लीकेशन सिर्फ जेरी एक्सेप्ट करती है और वो लेके जाती है, क्या नाम है उसमें, एम्बेसी। ठीक है, अब जेरी ऑफिस में लोग कौन कौन से होते हैं? जब हम लास्ट टाइम गए थे उसमें वहाँ पे मिला जुला स्टाफ है, चाइनीज़ लोग भी थे, बहुत कम थे, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी जो थे वही थे। जो काउंटर वगैरह पे बैठे होते हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं, और उनके जो हेड वगैरह हैं वो भी एक आध पाकिस्तानी ही है। तो 2-3 जो हमने चाइनीज़ देखे थे वहाँ पे, तो वो पता नहीं उनका वहाँ पे क्या रोल है क्या नहीं है, इसका मुझे नहीं आइडिया। बहरहाल 1-2 चाइनीज़ थे, बाकी सारे ऐसा समझिए वो पाकिस्तानियों के ही पास है। ठीक है, मतलब पाकिस्तानी ही उसको वो हैंडल करते हैं। तो क्या जेरी आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। आपने जेरी ऑफिस में डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। जेरी ऑफिस जो है खुद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी लेके जाएगा, वहाँ से वीज़ा लगवा के दोबारा आपने आपको दोबारा सबमिट भी आपने जेरी ऑफिस में ही कराने हैं डॉक्यूमेंट्स, और वीज़ा मतलब जो पासपोर्ट होता है वो भी आपने जेरी ऑफिस से ही उठाना है। एम्बेसी जाने के लिए नए बंदे को, जो नया पहली मरतबा जो लगवा रहा होता है वीज़ा, उसको नहीं होती। हाँ, जो पाकिस्तान में आए हुए हैं स्टूडेंट्स, जो चाइना से आए हुए हैं, वो जिनका वीज़ा अब अक्टूबर में जिनके वीज़ा एक्सपायर हो जाएंगे, मे बी उनको, अगर वो ना गए चाइना, ना जा पाए, मतलब करंट सिचुएशन की वजह से,
हो सकता है वो डायरेक्ट अम्बेसी जाएँ, क्योंकि अम्बेसी में काफ़ी ज़्यादा रश बन जाता है अगर स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि लाइनों की लाइनें लगी होती थी पिछले 2 सालों में। इस वजह से उन्होंने जेरी ऑफिस वाला जो है सीन किया है। ठीक है, हाँ, अब नीचे जो है कि क्या लिखूँ मैं, एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना इशू वीज़ा टू जो भी है स्टूडेंट्स नेम। तो मैं आपको यही इसका मुझे ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन इतना आपको मैं बता देता हूँ कि जेरी ऑफिस सिर्फ एक थर्ड पार्टी है, वीज़ा आपको अम्बेसी ने ही लगा के देना है। इस वजह से आपने लिखना अम्बेसी का है कि ऑब्जेक्शन इफ़ चाइनीज़ एम्बेसी ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इशू वीज़ा, आपने ये लिखना है। उसको जेरी ऑफिस को नहीं लिखना, क्योंकि जेरी ऑफिस का ऐसा जिसने कोई वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट उसकी नहीं है लिखने की वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे लिखने की एनओसी की बात कर रहे हैं शायद, कि एनओसी पे मैं ये लिखवा रहा हूँ कि क्या लिखूँ। तो आप चाइना ये लिखें, एम्बेसी ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक हो गया जी। तो मज़ीद आप उनसे जेरी ऑफिस जब ऑफिस ओपन होंगे, तो आई थिंक आप ऑफिस ओपन भी होगा, तो उनसे पता कर लीजिएगा। फ़िलहाल चाइना की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में वो क्लोज़ है, पता करवाया है मैंने एक आध बंदे से, उन्होंने कहा है कि अभी फ़िलहाल ओपन नहीं है। ठीक हो गया जी। थॉट कर्नल के क्वेश्चन है, पता नहीं क्या नाम है, यही शायद होगा। कैन एनीवन चेंज टू डिफरेंट यूनिवर्सिटी इन चाइना अंडर स्कॉलरशिप आफ्टर फर्स्ट ईयर इन ए चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑलरेडी। अगर आप मतलब कि आप पढ़ रहे हैं चाइना में, आप ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप आपको मिली हुई है, और आप ये सोच रहे हैं कि मैं दूसरे साल किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई मतलब कि किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ इसी स्कॉलरशिप पे, मतलब आप माइग्रेशन करवाना चाहते हैं, तो इस तरह नहीं होता। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक साल इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे हूँ, नेक्स्ट ईयर जो है मैं दूसरी स्कॉलरशिप किसी और यूनिवर्सिटी में अवेल करके दूसरी यूनिवर्सिटी में चला जाऊँगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन आपको इसके लिए पहली यूनिवर्सिटी से करना पड़ेगा जो भी हिसाब किताब होगा, क्लैरिफिकेशन जो भी होगी। ठीक है, CSE का अगर आपको एक मरतबा स्कॉलरशिप मिल गई, तो CSE आपको दोबारा नहीं मिलेगी अगले साल के लिए, जब तक कि आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, अलबत्ता अगर आप ऑलरेडी CSE पे हैं और दूसरे साल के लिए यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हैं, आपको वहाँ पे माहौल पसंद नहीं आता या जो भी है, तो CSE आप नई स्कॉलरशिप आपके अप्लाई कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो और होती हैं। ठीक है, इस तरह का कुछ होता है सीन, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑन व्हेन चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ माइट अलाउ स्टूडेंट्स टू रजिस्टर, ये आप कुछ नहीं कह सकते। अब अगले साल मार्च तक की शायद, या हो सकता है कभी बुला लें, कोई पता नहीं है, अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है। डैशे डेक्स्टर पता नहीं कोई इस तरह का नाम था कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेट टू अप्लाई फॉर CSE। मैंने ऑलरेडी पहले कहा हुआ कि CSE कोई डेडलाइन नहीं है, CSE ने अथॉरिटी बनाई हुई है, अथॉरिटी क्या, यूनिवर्सिटीज़ को अथॉरिटी दी हुई है कि वो जब चाहें, जो CSE के अंडर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं 279, तो वो हर यूनिवर्सिटी को अथॉरिटी है कि वो अपनी अलग से डेडलाइन रख सकती है, और जो वो डेडलाइन होती है उसी यूनिवर्सिटी के लिए CSE की वही डेडलाइन होती है। ठीक है, अगर 5 यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन 31 मार्च है, तो उन 5 के लिए CSE की डेडलाइन 31 मार्च होगी, और वो यूनिवर्सिटी ने ही रखी होगी। और अगर बाकी 10 या बाकी 250 यूनिवर्सिटी या 260 यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन अगर 30 अप्रैल है, तो वो 30 अप्रैल उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही होगी, और उन्होंने खुद रखी होगी। CSE ने किसी को ये नहीं बताया कि आपने ये डेडलाइन रखनी है। ठीक है, वो जब मर्ज़ी रखें, लेकिन ये है कि अप्रैल मई में ही होती है मोस्टली। स्टार्ट डेट एंड एंड डेट ऑफ CSE, शहरियार अहमद का क्वेश्चन था। स्टार्ट डेट का भी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, जनवरी में मोस्टली एडमिशन जो है स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जनवरी से आप अप्लाई कर दीजिएगा, वो हम आपको बता देंगे कब एडमिशन स्टार्ट होते हैं, मोस्टली जनवरी से ही होते हैं। एंड डेट का कोई एग्जैक्ट नहीं है, किसी की 30 मार्च, किसी की 31, किसी की वगैरह वगैरह, वो हम वेबसाइट पे इंशाल्लाह अपडेट कर देंगे। हनान सजाद का क्वेश्चन था, माई क्वेश्चन टीचिंग ने अगर चाइनीज़, तो हमें चाइनीज़ आती है, ये सही लिखा करें क्वेश्चन पूरा, आती नहीं तो हम कैसे क्या करें। तो मतलब कि अगर आपकी टीचिंग चाइनीज़ में है और आपको चाइनीज़ नहीं आती तो क्या करें, कोई मसला नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जो प्रोफेसर होते हैं उनको चाइनीज़, वो ज़्यादा उनको चाइनीज़ आती है, इंग्लिश में थोड़ा हार्ड टाइट होता है, तो वो फिर WeChat पे या जो ट्रांसलेटर होते हैं वो यूज़ करके गुजारा कर लेते हैं, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका मेजर चाइनीज़ में है, अगर आप CSE के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बात जहन में रखिएगा कि HS के पास आपके पास होना लाजमी है। ठीक हो गया। तैयब ज़मान का क्वेश्चन था कि माई एप्लीकेशन स्टेटस इज़ एक्सेप्टेड, व्हाट डज़ इट मीन्स। तैयब यार, पिछली वीडियो एक मैंने बताया था कि एक्सेप्टेड, आपका एक्सेप्टेड जो है ये CSE की बात कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी पोर्टल की बात कर रहे हैं।
यूनिवर्सिटी CSE का जो होता है, आपने ट्रांसलेट गूगल में गूगल कह रहा हूँ, गूगल क्रोम यूज़ किया होगा और उसका जो है चाइनीज़ में आपने ओपन किया होगा अपना पोर्टल, और आपने जैसे ही आपने अपना स्टेटस चेक किया होगा चाइनीज़ में, वो जो जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ होगा तो वो इन प्रोग्रेस जो होगा वो एक्सेप्टेड शो करा रहा होगा चाइनीज़ में। अगर आप इंग्लिश में ओपन करके देखें आपका वो स्टेटस इन प्रोग्रेस होगा, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टेटस की बात कर रहे हैं कि एक्सेप्टेड, कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल, इट मीन्स कि आपका एडमिशन तकरीबन कन्फर्म है, ठीक है। यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ओनली माई ड्रीम के नाम था कोई चैनल का। सर कब से हम ईमेल सेंड कर सकते हैं प्रोफेसर को, क्या आपसे स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो मेन चैनल पे आएगी उसमें मैं बताऊंगा आप कब स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो कब आप अक्टूबर में मोस्टली स्टार्ट कर देंगे, पहले हफ्ते में, ये मैं उस चैनल पे भी डिटेल से बता दूंगा कि कैसे क्या जो तरीकाकार होगा, ठीक है। अक्टूबर, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई दूसरा बंदा कहता है कि नहीं करें, बस अभी मेलने शुरू कर दें जी, एक्सेप्टेंस मिल रहे हैं, ये वो आप कर सकते हैं, हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। एहसन इम्तियाज़ का क्वेश्चन था, सर नेक्स्ट वीडियो में कब आ रही है, 2 दिन हो गए हैं, एंड स्पेशली गाइड अस अबाउट द कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी फॉर मास्टर। इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे, जिस चीज़ में मेजर होगा कंप्यूटर साइंस वाला ज़रूर गाइड करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो जो है कल या आज जो है मेन चैनल पे अपलोड हो जाएगी। आज डेट है मेरे ख्याल में 17, आज ही या कल 18 को अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ज्योति भाटिया का क्वेश्चन था, ब्रो काइंडली रिकमेंडेशन लेटर का एक सैम्पल सेंड कर दें। रिकमेंडेशन लेटर के सैम्पल अपलोड हैं हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com। वहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर के फॉर्मेट, आपने फिर फॉर्म पे कैसे फिल करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, CV का सैंपल, सब चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, आप विजिट तो करें वहाँ पे। ज्योति भाटी, नोटराइज फ़ोटो कापीज़ करवानी है या ओरिजिनल? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि नोटराइज जो है फ़ोटो कापी ही करवानी है, ओरिजिनल नहीं करवानी। मतलब आपकी जो ओरिजिनल डिग्री होगी आपको आपने उसको कराना है फ़ोटो कापी, और उस जो फ़ोटो कापी होगी उसी को आपने कराना है नोटराइज्ड, वो आपकी बन जाएगी नोटराइज्ड ओरिजिनल, ठीक हो गया। वो जो फ़ोटो कापी आप कराएंगे वो जो ओरिजिनल होगी वो कलर्ड फ़ोटो कापी कराएं, कलर्ड कापी कराएं, या उसकी ब्लैक एंड वाइट कराएं और उसको नोटराइज करवाएं, जैसा आपकी मर्ज़ी, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट और पास सर्टिफिकेट में क्या फ़र्क है? आई थिंक पास सर्टिफिकेट भी शायद यही होगा जो प्रोविजनल होता है। प्रोविजनल मैंने पास सर्टिफिकेट का सुना नहीं है कि ये क्या चीज़ होती है। प्रोविजनल तो वो होता है कि जब आपकी डिग्री हो जाती है कंप्लीट, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होती है, डिग्री नहीं होती, यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर बना के देती है, भाई इसकी ये जो है ये बंदा, ये इसका फ़लान ये नाम है और ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है और इसकी CGPA इतनी है आउट ऑफ इतनी, और ये इसका मेजर था, ये इसने डिग्री कंप्लीट कर लिया, ये वो मेंशन होता है। अब यही पास सर्टिफिकेट पे भी यही मेंशन होता है, तो फिर ये भी यही प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, ऐसा समझें, ठीक है। लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट यही होता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद तामिया अमीन का क्वेश्चन था कि ब्रो जियोतांग यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए डिटेल रिक्वायरमेंट्स बता दें, और जो जियोतांग यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने के लिए सेट टेस्ट आइट्स और देना पड़ता है। कौन सी जियोतांग की बात कर रहे हैं? शंघाई जियोतांग, बीजिंग जियोतांग, दलियन जियोतांग और उसके बाद शियान जियोतांग, किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं आप? जियोतांग तो मोस्टली जो अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको HS के रिक्वायरमेंट आपके उनकी होती है, आपके पास HS के चाइनीज़ लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो रिक्वायर्ड होता है। अगर आपका मेजर चाइनीज़ इंग्लिश में है तो फिर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ काम चल जाएगा, आपको आइट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ना HS की, ठीक हो गया जी। डेवेनेशिया वैसन का था का मास्टर मीन्स MS, जी बिल्कुल, मास्टर मीन्स MS के लिए मास्टर प्रोग्राम को सिलेक्ट करना होगा, एंड व्हाट्सएप ग्रुप इज़ फुल। MS के लिए मास्टर प्रोग्राम को सिलेक्ट करना होगा, जी वो हम आपको बता देंगे कैसे करना होगा, जी बिल्कुल, मास्टर प्रोग्राम ही होता है उनका, ठीक हो गया जी। व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुका है इंशाल्लाह, वो 2 ग्रुप हैं, एक दूसरा भी है, वो आप वेबसाइट पे भी जाके विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे बॉटम में जाइएगा, वेबसाइट का जो वो होता है, इसे क्या कहते हैं, एक फुटर, वहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएंगे। अली मुराद, सर मैट्रिक इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स जिस बोर्ड से हम पढ़े हैं वहीं से ही वेरीफाई करवाते हैं ना? IBCC क्या होता है? जी बिल्कुल, जहाँ से आप
की डिग्री थी, मतलब जहाँ से आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, डीजी खान बोर्ड या जो भी था, वो आपका बोर्ड होगा, ठीक है। और आईबीसीसी वो होता है कि बोर्ड आपको देता है, एक पार्सल बना के देता है, ठीक है। बोर्ड आपने जाना होता है, पार्सल वो आपको बना के देते हैं, और वो पार्सल आईबीसीसी एक ऑफिस बना होता है, इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ, पता नहीं आगे उसका क्या होता है, जो भी है एब्रीवेशन, वहाँ पे आपने जाके वो जो पार्सल होता है वहाँ से आपने बोर्ड से आपने पार्सल बनवाना होता है, वहाँ वो लेके जाते हैं आप आईबीसीसी, और वो फिर आपको क्या कर देते हैं, वेरीफाई करके देते हैं। जैसे एचईसी का ऑफिस है, इसी तरह एचईसी तो हम जैसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएटेड होती हैं, हर एचईसी से होती है वेरीफाई। तो इसी तरह बोर्ड जो होता है वो फिर बोर्ड से आपने डॉक्यूमेंट्स वो पार्सल बनवा के आईबीसीसी ऑफिस जाना होता है, वहाँ से जो है डिग्री असल वेरिफिकेशन होती है आपकी। अच्छा, इसके बाद होता है एक है जी हिना नज़ीर का क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, जिस ईमेल पे लास्ट टाइम अकाउंट बनाया था सीएससी पे, उसी से अगेन अप्लाई कर सकती हूँ क्या? और मेडिकल फॉर्म लास्ट टाइम वाला इश्यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि न्यू बनवाना पड़ेगा? वालेकुम सलाम। अच्छा, ये है जी, कर सकती हैं, अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है कि आप लास्ट टाइम वाला अकाउंट यूज़ ना करें। लेकिन अगर मैंने जो किए हैं, मैं तो हर साल नया अकाउंट बनाता था, क्योंकि लास्ट टाइम वाले जो थे वो थे, लेकिन मैंने नए बनाए थे। तो यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, उन्होंने कोई वो नहीं दी, उन्होंने कोई एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है कि आप लास्ट टाइम वाला अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ही ये नेक्स्ट ईयर आएगा, जैसे ही 2019 में या सितंबर के बाद अब अपना ऑनलाइन पोर्टल ओपन कीजिएगा, या जनवरी में आई थिंक या दिसंबर में आप ऑनलाइन पोर्टल ओपन कीजिएगा, आपका जो पहला फॉर्म होगा जो आपने फिल किया होगा वो आपका ख़त्म हो चुका होगा, वो मतलब वो उन्होंने सारा जो है आपका डाटा रेज कर दिया होगा। ऊपर एक डाउनलोड प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन होगा, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन अब स्टेटस शो हो रहा होता है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, करेंगे तो आपके लास्ट टाइम वाले फॉर्म डाउनलोड होंगे। आपका वैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो फॉर्म में वो कुछ भी नहीं होगी, वो उड़ा दी जाती है, क्योंकि वो सिस्टम रिफ़्रेश करते हैं अपना, तो उसमें डाटा सारा जो है पहले वाला रिफ़्रेश हो जाता है, ठीक है। तो मैं नया अकाउंट बनाता, कोई आप भी नया अकाउंट बना के ट्राई कीजिएगा, लास्ट टाइम वाला हो सकता है। बाकी जो आपने मेडिकल फॉर्म का कहा है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये नया बनवाना होगा, ये 6 माह के बाद एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। जब जो डेट लिखी होती है इसके 6 माह बाद, 6 महीने के बाद, मतलब कि 180 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाता है, आपको नया बनवाना होता है, तो ये तो आपको डेफिनेटली नया बनवाना पड़ेगा। यूटी मानी टीवी का क्वेश्चन था कि इरफान ब्रदर प्लीज़ मेक ए वीडियो अबाउट हाउ टू फाइंड सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, हार्बर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। भाई सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का मैंने लिंक जो है अपनी वेबसाइट पे जो है सारे प्रोफेसर, सारे डिपार्टमेंट की जो है लिस्ट वहाँ पे दे दी है, आप वहाँ पे जाइए, विज़िट कीजिए, और आपको एक क्लिक पे आपको प्रोफेसर की जो है डिटेल मिल जाएगी, हर डिपार्टमेंट की, कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल, सारे जो हैं वो अपडेट कर दिए, साउथ ईस्ट की भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कर भी रहे हैं। तो उस पर नई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इसी बारे में ही होगी कि आपने प्रोफेसर कैसे फाइंड करने हैं। ठीक हो गया जी, लाइट चली गई है, बस यहीं पे अच्छा अब इसको थोड़ा बहुत आगे बढ़ाते हैं, लाइट चली गई तो चली गई। अच्छा, मिर्ज़ा अलीम भाई, मेरे बैचलर की तो एक ट्रांसक्रिप्ट है, तो आप 2 कह रहे हैं, तो मोफा से भी और आईबीसी से वेरीफाई करवाना लाजमी होगी, इंटरमीडिएट और मेट्रिकुलेशन के डॉक्यूमेंट्स। किसी किसी के ट्रांसक्रिप्ट के जो पेजेस होते हैं, ये लाइट चली गई है, ठीक हो गया। तो किसी किसी के ट्रांसक्रिप्ट के पेजेस 2 होते हैं, किसी का 1 होता है, तो कोई मसला नहीं, अगर आपका 1 है तो 1 है, कोई इशू नहीं है। हमारे 2 थे, इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के 2 भी होते हैं, काफ़ी सारे के 1 पेज भी होता है। 8 सेमेस्टर का रिजल्ट कार्ड उस पर लिखा होता है, चाहे वो 1 पे हो चाहे 2 पे हो, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद मोफा से पहले आईबीसी से करवाना और ज़रूरी है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट। जी बिल्कुल, मोफा तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करता जब तक आपके जो है आईबीसी से वेरीफाई ना हुए हों, और बैचलर की डिग्री जो है वो एचईसी से वेरीफाई ना हो। ठीक है, ये हो गया, बस यही क्वेश्चन थे जो कवर करने थे, हो गए। ये आपको वेरीफाई करवाना होंगे आईबीसी से, तब जाके मोफा से वेरिफिकेशन होगी। किसी को अगर कोई क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हो, अब ये मैं वीडियो कट नहीं करूँगा, जैसी है वैसी ही लगेगी, क्योंकि कट करने में, एक तो कट करेंगे तो एडिट करना पड़ेगी, एडिट से मुझे नफरत है, और उसके बाद एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, वही टाइम हम अपलोड करने में लगाएंगे, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है भाई, टाइम बचाना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।